Hello student, this is Fazal Zahir here. Now today in this video lecture I will discuss about the Krebs cycle. This topic is related to class 11 biology chapter 14 respiration in plants, and this is my third video lecture from this chapter. So I start topic. As we know, the Krebs cycle occurs during the process of aerobic respiration, and aerobic respiration occurs in the presence of oxygen inside a cell. तो जो प्रोसेस होती है रिस्पायरेशन की, यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने बात करते हैं वीडियो फर्स्ट के अंदर कि हमारे पास दो तरह की प्रोसेस होती है रिस्पायरेशन में, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन. Aerobic respiration are the types of respiration that occurs in the presence of oxygen, while the anaerobic respiration are the types of respiration that occurs in the absence of oxygen. In case of aerobic respiration, the glucose molecule completely oxidized and synthesized to form the carbon dioxide and water. While in case of anaerobic respiration, glucose molecules are not completely oxidized and form the lactic acid and ethanol. तो हम लोगों ने इससे पहले बात किया था कि एरोबिक रिस्पायरेशन और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की दो केसेस होती हैं. अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो सेल क्या करेगी, एरोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म करेगी, जिसमें वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करती है कंप्लीटली ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. अब यहाँ पे टोटल 6 ऑक्सीजन गैस यूज की जाती है, जिसके बाद हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं. लेकिन अगर कोई सेल ऐसी है जहां पर उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही है, उस कंडीशन में ये सेल क्या करेगी, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के अब्सेंस में लैक्टिक एसिड और इथेनॉल में कन्वर्ट करती है. इसके बारे में हम लोगों ने वीडियो फर्स्ट में बात किया था. अब यहाँ पे जो एरोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल होती है. अब ग्लाइकोलिसिस हम लोगों ने बात किया था वीडियो सेकंड के अंदर, जहां पर हम देख रहे थे कि सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होकर फॉर्म हुआ था, 2 पायरुवेट को फॉर्म कर रहा था. जैसे कि मान लीजिए कि एक सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल के अंदर 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं. अब ये 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल टोटल 10 स्टेप प्रोसेस के बाद एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 पायरुवेट आते हैं. अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पास ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना होता है टोटल 6 कार्बन का. ड्यूरिंग द एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन दिस प्रोसेस इज कॉमन इन बोथ. तो यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है वो एरोबिक रिस्पायरेशन और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन दोनों के अंदर ही कॉमन होती है. अब यहाँ पे होगा क्या, स्टार्टिंग में जैसे कोई भी सेल है उसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे. ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक करते हैं टोटल 10 स्टेप के अंदर, जहां पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसराइड डायहाइड्रोजिल टोन फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसिक एसिड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसिक एसिड, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड पायरुविक एसिड. अब इस तरह से हमारे पास टोटल 10 स्टेप के अंदर ये जाके फिर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 हमारे पास पायरुवेट बन रहे थे. अब यहाँ पे टोटल 5 स्टेप थी, स्टार्टिंग फर्स्ट 5 स्टेप सेम रहती है. यहाँ पे होता है कि ग्लूकोज से 3 फॉस्फोग्लिसराइड एंड डाइहाइड्रोक्सिल फॉस्फेट बन रहा था. अब क्या होता है, ये 3 फॉस्फोग्लिसराइड से पायरुवेट बनता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है. सेम यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सिल फॉस्फेट जो होगा वो कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसराइड में. अब इसके बाद फिर से क्या करते हैं, ये लोग पायरुवेट में पायरुवेट को फॉर्म करते हैं. अब हमारे पास जो 6 कार्बन कंपाउंड था वो 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया. अब यहां तक एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों के अंदर ही कॉमन प्रोसेस होती है. अगर सेल के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सेल परफॉर्म द एरोबिक रिस्पायरेशन. अब जब एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो ये प्रोसेस, अगर मान लीजिए कोई यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल मतलब कि हमारे पास प्रोटिस्टा हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं. अब प्रोकैरियोटिक मतलब केवल 1 बैक्टीरिया सेल. तो जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल होती है, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में वहां पे एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा होता है. अब वो करेंगे क्या, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये पायरुवेट को कन्वर्ट कर देते हैं किस फॉर्म में, एसिटिल कोएंजाइम ए में. अब पायरुवेट को एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की नीड होती है, उसको बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है, ये एंजाइम हमारे पास सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं होता, ये कहां पे होता है, सेल की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. इसलिए जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल होती है वो सेल क्या करती है, इस प्रोसेस को परफॉर्म करती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर.
जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है यानी कि जो प्रिमिटिव सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रोसेस परफॉर्म होती है उसके साइटोप्लाज्म में। एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही जगह होगा, लेकिन जो हमारे पास बैक्टीरिया सेल होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोसेस कहां होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोसेस कहां पे होगी, ये प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। In the same way, the Krebs cycle also occurs in the mitochondria in case of eukaryotic cell। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एसिटिल कोएंजाइम A बना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये एसिटिल कोएंजाइम A Krebs साइकिल करती है और Krebs साइकिल के बाद यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, ATP, NADPH2, FADH2 फॉर्म होता है। अभी कैसे फॉर्म होता है उसको भी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पे होता ये है कि ये प्रोसेस हो रही है यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, जबकि अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है तो ये प्रोसेस कहाँ होगी, ये प्रोसेस होगी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये सेल का साइटोप्लाज्म हो गया, तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस भी होती है और क्रेब्स साइकिल भी होती है। इसको फिर से ध्यान समझ लेते हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है ड्यूरिंग द एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन दोनों में होगी वो। अब यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होगी तो ग्लूकोज से क्या हुआ, हमारे पास पायरुवेट आ गया। अब पायरुवेट आने के बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तो ये क्या करेगा, एरोबिक करेगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं तो क्या करेगा, ये एनारोबिक करेगा। इस कंडीशन में करते क्या है लोग, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से लैक्टिक एसिड फॉर्म करते हैं या इथेनॉल फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर सेल के पास ऑक्सीजन है, इस कंडीशन में चाहे हमारे पास बैक्टीरिया सेल हो यानी प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों ही एरोबिक रिस्पिरेशन प्रेफर करेगी। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि 36 से लेके 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे सेल को ज्यादा फायदा है, इसलिए सेल ये प्रोसेस परफॉर्म करना पसंद करेगी। अब यहाँ पे होता ये है कि पायरुवेट की जो पायरुवेट है, इस पायरुवेट कन्वर्ट करना होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। तो यहाँ पे स्पेशल एंजाइम यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर, जबकि अगर बैक्टीरिया सेल होगी यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल होगी तो ये एंजाइम कहां होगा, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। सो in case of prokaryotic cell this process occurs in the cytoplasm, in case of eukaryotic cell this process occurs in the mitochondrial matrix। तो ये इसकी ओवरऑल प्रोसेस है। अब यहाँ पे जो बोला गया कि पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए में, तो पायरुवेट को एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने के लिए इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराना होता है। और यहाँ पे अब फर्स्ट टाइम हमारे पास ऑक्सीजन यूज होगा। जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस थी वहां पे कोई ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ था, कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुआ था, लेकिन फर्स्ट टाइम अब जब पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटिल कोएंजाइम ए में तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का यूज होगा। दिस ऑक्सीजन आर यूज्ड टू कन्वर्ट द पायरुवेट इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एंजाइम आता है उसको बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये क्या कर रहा है, पायरुवेट को कन्वर्ट कर रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए में। अब यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कोएंजाइम ए ऑलरेडी लगे होते हैं, पायरुवेट प्लस कोएंजाइम में। अब ये प्रोसेस कैसे हो रही है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के हेल्प से हो रही है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ऑक्सीजन गैस यूज की गई और क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। अब जैसे हम देख रहे हैं हमारे पास दो पायरुवेट है तो यानी हमारे पास 2 ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो जाएंगे। टोटल इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, C6H12O6 और 6O2। अब इस 6O2 में से मतलब 6 ऑक्सीजन जैसे हम लोगों ने 2 ऑक्सीजन यहाँ पे यूज कर लिए। अब हम लोगों ने ऑक्सीजन यूज किया, ये प्रोसेस है यहाँ पे हो रही है, तो ऑक्सीजन यूज करके यहाँ पे क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। फिर यहाँ पे हमने ऑक्सीजन यूज किया तो क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन गैस यूज हो रही है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जा रहे हैं। अब फर्दर हमारे पास 4 ऑक्सीजन बची। दिस 4 ऑक्सीजन आर यूज्ड इन द क्रेब्स साइकिल। अब यहाँ पे जब फिर से 4 ऑक्सीजन यूज होंगे तो फिर से हमारे पास 4 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होंगे। अब यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने ये फॉर्मूला तो देख लिया कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या हो रहा है। जो हमारे पास स्टार्टिंग में 2 ऑक्सीजन होगी वो यूज होगी पायरुवेट को एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए। अब जो बची हमारे पास टोटल 4 ऑक्सीजन, वो 4 ऑक्सीजन यहाँ यूज होती है क्रेब्स साइकिल के अंदर। अब ये प्रोसेस कैसे कैसे होती है इसको देख लेते हैं। दिस प्रोसेस
are known as pyruvate oxidation because here we add the oxygen in the pyruvate and convert into the acetyl coenzyme A. So pyruvate oxidation process occurs in the presence of oxygen. ये process क्या होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंस में होती है. In case of eukaryotic cell, this process occurs in the mitochondrial matrix. तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होगी, while in case of prokaryotic cell this process occurs in the cytoplasm of the cell. This process occurs by the help of enzyme that are known as the pyruvate dehydrogenase complex. It is a complex of 3 enzyme. यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स बोला जा रहा है, इस कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब ये है कि ये जो बना होता है टोटल 3 डिफरेंट टाइप के एंजाइम का बना होता है, E1, E2 और E3. अब ये एंजाइम क्या होता है इसके बारे में पहले अभी बात करते हैं. अब ये क्या हुआ, पायरुवेट कोएंजाइम ए की हेल्प से एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया, जहां पे ऑक्सीजन का यूज किया गया और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया गया. ये प्रोसेस हो गई. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटिल कोएंजाइम में. तो हमारे पास 2 पायरुवेट है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ यूज होगी, दूसरी ऑक्सीजन यहाँ यूज होगी. अब इसके बाद हमारे पास एसिटिल कोएंजाइम में बन गया. अब एसिटिल कोएंजाइम में बनने के बाद इनसे 2 क्रेब्स साइकिल हो गई. जैसे एक क्रेब्स साइकिल तो यहाँ हो गई, एक क्रेब्स साइकिल हमारी हो गई, दूसरी क्रेब्स साइकिल हमारी हो गई. अब दोनों क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होगी, दोनों से क्रेब्स साइकिल होगी. अब ये क्रेब्स साइकिल जब हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा क्रेब्स साइकिल जब होगी यहाँ पे हमारे पास एटीपी बनेंगे, NADP H2 बनेगा, FADH2 बनेगा. इसके अलावा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे. तो ये प्रोसेस जो होती है क्रेब्स साइकिल, इसमें ये सब कुछ हो रहा होता है. ये सब यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा. अब इस तरह से ये दोनों अलग अलग पायरुवेट से 2 अलग अलग तरह की क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होगी. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ATP, FADH2, NADPH2 निकला है, ये फर्दर परफॉर्म करता है ATS साइकिल, जिससे हमारे पास ATP आती है. अब NADPH2, FADH2 से ATP कैसे फॉर्म होती है इसको हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में. और उससे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो 2-3 डिफरेंट टाइप के एंजाइम यूज हो रहे हैं वो एंजाइम कौन कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम फर्स्ट आर नोन एज द पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज. पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज क्यों बोला गया, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है कहां से, पायरुवेट में से. तो ये हमारे पास पायरुवेट हो गई. अभी पायरुवेट क्या कर रही है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से ये हमारा E1 हो गया. ये ऑक्सीजन गैस ऐड कर रही है पायरुवेट के अंदर, बदले में क्या निकाल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दे रही है. तो ये क्या था, पहले एक कार्बन कंपाउंड था. अब जब यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एक कार्बन कमी हो गई. अब क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया 2 कार्बन कंपाउंड में. सो पायरुवेट कन्वर्ट टू फॉर्म एस्टाइल ग्रुप. अब ये पायरुवेट कन्वर्ट हो गया एस्टाइल ग्रुप के अंदर. अब हमारे पास सेकंड एंजाइम का रोल आएगा. नाउ द सेकंड एंजाइम दैट आर नोन द डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएस्टाइलेज. अब डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएस्टाइलेज क्या करता है, ये लिपोइड को कन्वर्ट करता है, लिपोइड का ऑक्सीडेशन करता है, इसको कन्वर्ट करता है रिड्यूस फॉर्म में. दिस लिपोइड ऑक्सीडाइज फॉर्म कन्वर्ट टू फॉर्म द रिड्यूस फॉर्म. Due to this, pyruvate convert to form acyl group. Now, these are responsible to addition of coenzyme A into the acyl group. इनके 2 काम हैं. ये क्या कर रहा है, इनके ऑक्सीडाइज फॉर्म कन्वर्ट कर रहा है इनके रिड्यूस फॉर्म में, और कन्वर्ट करने के बाद अब फर्दर ये ऐड कर रहा है कोएंजाइम को कहां पे, acyl ग्रुप में. Due to this, acyl group convert to form acyl coenzyme A. तो इनका क्या काम है, ट्रांसएस्टाइलेज, यानी कि एस्टाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए में. अब इसका फर्दर हमारे पास एंजाइम थर्ड रूल लगाएगा. एंजाइम थर्ड रूल द डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज. अब ये डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज क्या करेगा, इस लिपोइड रिड्यूस फॉर्म कन्वर्ट करता है लिपोइड ऑक्सीडाइज फॉर्म में. इसके साथ साथ अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आयंस आ रहे हैं, दिस इलेक्ट्रॉन आयन आर हेल्पफुल टू कन्वर्ट द NAD+ into the NADPH. NAD+ को ये कन्वर्ट करता है NADH के फॉर्म में. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास NAD फॉर्म हो रहा है. सो ओवरऑल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास NAD फॉर्म होते हैं, इसके साथ एसिटिल कोएंजाइम A फॉर्म होते हैं. यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 एंजाइम रिस्पांसिबल थे इस प्रोसेस को फॉर्म करने के लिए. नाउ दिस एसिटिल कोएंजाइम A
are further entered into the Krebs cycle where the ATP, LDP and water and carbon dioxide molecule are released. Now I am going to discuss about the Krebs cycle. Krebs cycle also known as the citric acid cycle. It is also known as the tricarboxylic acetic cycle and also known as the TCA cycle. So first of all I am going to discuss about why it is known as the Krebs cycle. Because this cycle was proposed by the scientist H.A. Krebs. He was a German-born British biochemist. He proposed Krebs cycle. Due to this cycle is known as the Krebs cycle. He was get Nobel Prize in 1953 for his discovery. उन्हें 1953 में अपने डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। अब सेकंड बात कर लेते हैं व्हाट इज नोन एज द साइट्रिक एसिड साइकिल। बिकॉज हियर द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड दैट आर फॉर्म आर नोन एज द साइट्रिक एसिड। तो यहाँ जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, हमारा साइट्रिक एसिड होता है। इसे हम बोलते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। ये हमारी क्रेब्स साइकिल पूरी है। अब यहाँ जो पहला कंपाउंड बनना क्या बनना है, साइट्रिक एसिड। सो दिस साइकिल आर नोन एज द साइट्रिक एसिड साइकिल। It is also known as the tricarboxylic acid cycle because the first stable compound that are made here, it consists of all three carbon consist of the carboxylic group। तो यहाँ जितने भी 3 कार्बन होते हैं इन सभी कार्बन के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम बोलते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यहाँ जितने भी कार्बन है 1 2 3 कार्बन सबके पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। So this cycle is the tricarboxylic acid cycle. On the basis of tricarboxylic acid cycle, it is known as the TCA cycle. T ये है और C ये है और A ये है। ट्राई मतलब T, कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके बेस पे यहाँ पे TCA साइकिल इसको बोलते हैं। इस तरह से इसके 3-4 नाम है। क्या क्या है, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल। अब बात करते हैं कि क्रेब्स साइकिल जो होती है वो कहाँ होती है। क्रेब्स साइकिल ऑकर्स इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, मैंने इसे बना रखी है, उस सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है जो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये प्रोसेस क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रही होती है। अब इसके बाद होता ये है कि सबसे पहले ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरीडिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी बनता है। अब ये फर्दर कन्वर्ट होते हैं पायरुवेट में। अब पायरुवेट जो होता है ये ट्रांसफर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि पायरुवेट को फर्दर कन्वर्ट करने के लिए पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की नीड होती है। अब पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो होता है वो इस सेल के मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होता है। इसलिए होता है पायरुवेट ट्रांसफर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वेयर इट फॉर्म द एसिटिल कोएंजाइम ए। तो जैसा दिखाया गया, सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गया। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या बना, पायरुवेट बना। अब पायरुवेट से क्या बनता है, एसिटिल कोएंजाइम बनता है। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए, जैसे पायरुवेट 2 बना तो 2 एसिटिल कोएंजाइम ए बनेंगे। अब इनसे क्या होगा, 2 क्रेब्स साइकिल चलेगी। एक क्रेब्स साइकिल ये होगी, दूसरी क्रेब्स साइकिल ये होगी। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, NADPH2 निकलता है, FADH2 निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, ATP निकलता है, DTP निकलते हैं। तो ये जो भी चीजें निकल रही हैं वो कैसे कैसे किस प्रोसेस के बाद निकलती है, इसको हम लोग इस चार्ट के थ्रू समझेंगे कहाँ पे क्या निकल रहा है। तो सेम ये दोनों साइकिल सेम ही होगी। और इसके बाद हमारे पास जो NAD निकलता है, FADH2 निकलता है, ये फर्दर ETS साइकिल में जाता है जहाँ पे ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं। तो एक सिंगल NAD जो होता है, एक सिंगल NAD H से हमारे पास 3 ATP फॉर्म होते हैं, जबकि एक सिंगल FADH2 से हमारे पास 2 ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। अब इस तरह से हमारे पास टोटल ये रिस्पिरेटरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। रिस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद टोटल हमारे पास 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर्म होते हैं। अब वो कैसे कैसे फॉर्म होता है इसको हम लोग क्रेब्स साइकिल थ्रू समझेंगे, लेकिन पहले क्रेब्स साइकिल के अंदर कुछ एसेंशियल जो पॉइंट है इसको उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्रेब्स साइकिल को किसने प्रपोज किया था, H.A. क्रैब ने प्रपोज किया था, जिसके लिए उन्हें 1953 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया।
इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रेब्स साइकिल जो होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होती है, जबकि हमारे पास अगर प्रोकैरियोटिक सेल होगी तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगी। नेक्स्ट द क्रेब्स साइकिल आर नोन एज द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हियर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर एड ड्यू टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज and this process occurs in the presence of oxygen, so it is known as the oxidative process। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है। इसके बाद इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब कि एक बार अगर कंप्लीट हो गया ये प्रोसेस तो दोबारा वापस नहीं जाएगा, यानी कि एसिड से अगर हमारे पास ऑक्सैलोएस्टिक एसिड फॉर्म हो गया तो अब दोबारा ऑक्सैलोएस्टिक एसिड साइट्रिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, सो इट इज नोन एज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। इट इज नोन एज द रेगुलेटरी प्रोसेस। अब रेगुलेटरी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इन ईच स्टेप द डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम आर वर्क हियर। तो यहाँ पर जितनी भी स्टेप हो रही है सभी स्टेप में अलग अलग तरह के एंजाइम वर्क कर रहे होते हैं। एंड ओवरऑल द नेट गेन ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट 2 molecule of carbon dioxide are released, 1 molecule of water are released, 3 molecule of NADH are released, 1 molecule of FADH2 are released, 1 molecule of GTP are released, and coenzyme A is released. So in this process the net result are represented here। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब ये प्रोसेस होगी तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस और पाइरुवेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो चुकी होती है। तो यहाँ पे होता है कि सबसे पहले ग्लूकोज से पाइरुवेट कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब यहाँ पे पाइरुवेट फिर से कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, इस प्रोसेस में बोलते हैं पाइरुवेट ऑक्सीडेशन। अब पाइरुवेट ऑक्सीडेशन होने के बाद जब एसिटिल कोएंजाइम ए बन जाता है तो ये एसिटिल कोएंजाइम में क्या बनाता है? साइट्रिक एसिड बनाता है। अब यहाँ पे ये एरो यहाँ ना रहकर कहाँ पे आएगा? ये एरो इस जगह पे आएगा। तो इस तरह से ये ऑक्सैलोएस्टिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम ए दोनों कंबाइनली मिल करके इस प्रोसेस को करते हैं। तो यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलोएस्टिक एसिड कंबाइनली मिलकर बनाएंगे साइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्रेब्स साइकिल। अब जैसे से पहले बात करें जो क्रेब्स साइकिल होती है टोटल 8 स्टेप में होती है, तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे साइट्रिक एसिड बन गई। दिस साइट्रिक एसिड फॉर्म द सिस एकोटिनिक एसिड। हियर 1 वाटर मॉलिक्यूल आर रिलीज्ड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिहाइड्रेशन। यहाँ पे वाटर निकला क्या बोलेंगे हम लोग? डिहाइड्रेशन बोलेंगे। डिहाइड्रेशन मतलब होता है वाटर लॉस। इसके बाद क्या होगा? दिस cis ecotinic acid convert to form isocytric acid and this process are performed by the help of enzyme known as the ecotinase। अब ecotinase एंजाइम की हेल्प से क्या होगा? ये cis ecotinic acid कन्वर्ट होता है isocytric acid फॉर्म में। Now this isocytric acid convert to form alpha ketoglutamate acid। अब जो अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड फॉर्म होगा यहाँ पे एक स्पेशल एंजाइम होता है, इसका नाम है आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। तो जो भी रिएक्शन जो भी एंजाइम आ रहे हैं उसके ऊपर जो रिएक्शन है उसकी बेस करना है। यहाँ पे इस एंजाइम के इसका है। अब यहाँ पे क्या था? आइसोसाइट्रेट बन चुका था, तो आइसोसाइट्रिक एसिड क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोसाइट्रेट बोल सकते हैं, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ पे होता ये है कि इस प्रोसेस के अंदर जब आइसोसाइट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड फॉर्म में, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पे ऐड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज होती है। अब इस तरह से हमारे पास जो तीसरी ऑक्सीजन थी वो यूज की गई। 2 ऑक्सीजन में यहाँ यूज कर लिया था क्योंकि हमारे पास 2 पायरुवेट बनेगा, एक क्रेब्स साइकिल 2 अलग होने एक क्रेब्स साइकिल ये वाली है। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन यूज हो चुकी हैं। अब एक ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हुई। अब फर्दर ये हुआ अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड फॉर्म किया। दिस अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट टू फॉर्म द सक्सिनिल कोएंजाइम ए। नाउ दिस सक्सिनिल कोएंजाइम ए यूज द एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। क्योंकि इससे पहले क्या बना था? अल्फा कीटोग्लूटारेट कैसे बना था? तो ये क्या हो सकता है? अल्फा कीटोग्लूटारेट हो सकता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। अब डिहाइड्रोजिनेज बोला गया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? सक्सिनिल कोएंजाइम ए बन गया। अब इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ओवरऑल ये प्रोसेस दिखा रही है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन यूज किया गया, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन यूज किया गया, यहाँ पे तीसरा ऑक्सीजन यूज किया गया। अब जब सेम दूसरी क्रेब्स साइकिल होनी होगी उसके अंदर भी एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन यूज किया जा रहा होगा।
इस तरह से हम लोग टोटल 6 ऑक्सीजन का यूज कर लिए और उससे हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब क्या होता है यहाँ पे सक्सीनिल कोएंजाइम A से सक्सीनिक एसिड फॉर्म होती है। अब जब सक्सीनिक एसिड फॉर्म होगी तो यहाँ पे सक्सीनिल काइनेज एंजाइम आएंगे। अब फर्दर सक्सीनिल एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट में। अब जब फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होता है यानी कि फ्यूमेरेट या फ्यूमेरिक एसिड, तो यहाँ पे एक स्पेशल एंजाइम होता है इसको बोलते हैं सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। अब सक्सीनेट क्यों बोला है? क्योंकि ये सक्सीनिल से या सक्सीनेट बोल सकते हैं इसको, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। अब फ्यूमेरिक एसिड फॉर्म किया, दिस फ्यूमेरिक एसिड फॉर्म द मैलिक एसिड, सो हियर द एंजाइम आर यूज्ड द फ्यूमेरेज। अब फ्यूमेरेज के बाद यहाँ पे जो मैलिक एसिड बनी, ये मैलिक एसिड फॉर्म करती है किसको? ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। अब ये ऑक्सैलोएस्टिक एसिड फॉर्म होगा, ये किससे फॉर्म हो रहा है? बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजनेज। इस तरह से ये टोटल एक स्टेप में चलने वाली प्रोसेस है। अब देख लेते हैं किस स्टेप में कहाँ पे एटीपी फॉर्म होती है, कहाँ पे एनडीपी फॉर्म होता है, कहाँ पे FADH2 फॉर्म होता है। तो सबसे पहले जब यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हुई तो सक्सीनिक एसिड, सिस निकोटिनिक एसिड, आइसोसाइक्लिक एसिड, देन अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड। अभी तक हमारे पास कोई भी NAD फॉर्म नहीं हुआ या FAD फॉर्म नहीं हुआ। पहली बार यहाँ पे ये NADH मिला। कब मिला? जब आइसोसाइक्लिक एसिड कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड में, तो हमारे पास NAD फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे होता क्या है कि NAD+ कन्वर्ट होता है NADH के फॉर्म में, इसीलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं एंजाइम के अंदर डिहाइड्रोजनेज। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन रिमूव होते हैं, ये हाइड्रोजन आयन यूज होते हैं फॉर्मेशन ऑफ NADH के। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकल रहा था, ये हाइड्रोजन आयन यूज हो जाएगा NADH के फॉर्मेशन के लिए। अब क्या होता है? अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड बन गया। अब अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड जैसे ही कन्वर्ट होता है सक्सीनिल कोएंजाइम A में, तो यहाँ फिर से एक हाइड्रोजन आयन निकलता है। इसका नाम दिया गया है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। अब जो हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा वो करेगा क्या? यहाँ पे जो NADH पड़ा होगा सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसका यूज करके क्या बनाएगा? ये NADH फॉर्म कर लेगा। अब इसके बाद क्या होता है? सक्सीनिल कोएंजाइम A से बनता है हमारा सक्सीनिक एसिड। तो यहाँ पे जैसे ही फॉर्म होगा उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है? GTP फॉर्म होता है। अब ये GTP जो होगा ये ATP का ही फॉर्म है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक तरह का ATP ही है। अब ये जो ATP फॉर्म हुई है क्या होगा? सिंगल ATP है या सिंगल GTP है। अब इसके बाद फर्दर सक्सीनिक एसिड, दिस सक्सीनिक एसिड फॉर्म द फ्यूमेरिक एसिड। अब यहाँ पे जब फ्यूमेरिक एसिड फॉर्म होता है तो यहाँ पे हमारे पास FADH2 मॉलिक्यूल भी बनता है। तो यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन आयन फिर से निकलेंगे, वो हाइड्रोजन आयन यूज हो जाएंगे FAD+ को कन्वर्ट करने के लिए FADH2 में। इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया है डिहाइड्रोजनेज। तो जहां जहां हाइड्रोजन आयन रिमूव हो रहा है उन सारे कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा? FADH2 या NADH फॉर्म होता जाएगा। इसके बाद फर्दर क्या होता है? फ्यूमेरिक एसिड से हमारे पास बनता है मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड जब फॉर्म हो रहा होगा तो यहाँ पे फ्यूमेरेट एंजाइम आते हैं। अब इसके बाद फर्दर दिस मैलिक एसिड कन्वर्ट टू फॉर्म द ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। अब जब यहाँ पे ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बनता है तो फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन आयन रिलीज होती है। सो इन दिस कंडीशन वी यूज द डिहाइड्रोजनेज, मैलेट डिहाइड्रोजनेज, मैलिक एसिड या मैलेट, बात एक ही है। तो मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पे वर्क किया, जिसको से हाइड्रोजन आयन रिमूव हुआ और ये क्या किया? NAD+ को के साथ हाइड्रोजन आयन को ऐड किया और ऐड करके क्या बना लिया? NADH फॉर्म कर दिया। अब इस तरह से हम देखें यहाँ पे तो ओवरऑल हमारे पास 1 2 और 3 NADH फॉर्म हो रहा है। जैसे हम बोला गया 3 NADH, क्या बोला गया उसके बाद? सिंगल FAD, एक FAD फॉर्म हो रहा है। इसका बोला गया एक सिंगल GTP। तो GTP बोले या ATP बोले बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? वो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म निकलता है, तो उसको यहाँ पे बोलते हैं GTP। तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल रिएक्शन बोला गया था वो हम लोगों को यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा बोला गया कि यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, तो मैं आपको बोला कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो यार एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हो गया। अब इसके बाद यहाँ बात ये थी कि एक सिंगल NAD होता है, एक सिंगल NAD ब्रेक करने के बाद क्या बनता है? टोटल 3 ATP बनाता है। उसके बेस पे लिखा गया है 3 NAD से यहाँ पे 3 ATP आएगा। ये जो हमारे पास काउंटिंग हो, किसकी काउंटिंग है? ATP की काउंटिंग, इसलिए यहाँ लिखा गया है क्रेब्स साइकिल ATP पुल, मतलब इसके अंदर कितनी ATP बनी। तो यहाँ पे इस NAD से जो हमारे पास ये NAD बना था, इससे 3 ATP बन गए,
इस साइड से फिर से 3 ATP बन गया, यहाँ ATP लिख देते हैं ATP, या थोड़ा गंदा लगेगा छोड़ देते हैं, ये 3 ATP बन गया, इनसे 3 ATP बन गया। अब ये GTP या ATP बात एक होती है, तो इससे एक ATP GTP से एक ATP बनेगा। फर्दर ये जो था FAD, तो FAD से क्या होता है कि एक FAD ब्रेक करता है तो हमारे पास टोटल 2 ATP बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा 2 ATP आ जाएगा। फिर ये GTP है, अगर फिर ये हमारा फिर ये NADH है, अगर NADH ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 ATP बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास इस क्रेब्स साइकिल के अंदर 3 3 3 और 2 और 1 3 12 ATP यहाँ बन रहे हैं। अब फर्दर यहाँ पे जो पायरुवेट ऑक्सीडेशन हुआ था, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में हमारे पास NADH बनना था। अब ये जो NADH बनेगा, ये NADH भी क्या करेगा ATP देगा। जब हमारे पास ETS साइकिल होगी तो वहां पे उससे में ATP निकलेगी, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास 3 ATP आ गए। तो इस तरह से जो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चल रही है, तो इस क्रेब्स साइकिल के अंदर टोटल 12 ATP फॉर्म हुआ, इसके अलावा ये 3 ATP यहाँ से फॉर्म हो गया। तो अब हमारे पास टोटल 15 ATP हम लोग को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो 15 ATP यहाँ बनेगा। अब सेम देखो यहाँ पे, जैसे ये हमारा क्या है NADH बना था, ओवरऑल ये क्या कर रहा है, ये प्रोसेस हम लोग को दे रहा है टोटल 15 ATP दे रहा है। सेम 15 ATP ये भी देगा, तो 15 और 15 कितना हो गया 30 ATP हमारा फॉर्म हो गया। अब हम लोग को 8 ATP और चाहिए, वो कहां से आएगा। अब जब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हुई थी तो यहाँ पे बात ये थी कि नेट हीट हमारे पास 2 ATP की होती है, तो 30 और 2 कितना हो गया 30 + 2 32 हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को 2 NADH। अब जब 2 NADH होगा, एक NADH कितना रहता है 3 रहता है, तो 3 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, +6। So in this way total 38 molecule of ATP is formed। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रोसेस हो रही है। इस तरह से जब क्रेब्स साइकिल होगी और जब ETS साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग को ओवरऑल प्रोसेस के अंदर यहाँ पर 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलेगा। लेकिन जब स्टार्टिंग मैंने फर्स्ट बताया था, लिया था, तो वहाँ मैंने बोला था कि यहाँ पे हमारे पास 36 to 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनता है। अब 36 से 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP में डायरेक्शन क्यों आ रहा है, इसके बारे में लोग आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे।